Hello and welcome to Gyandhara Special Education channel, and it's a YouTube channel. And today's आज हम अपने एच पी एस सी पी जी टी के और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, पी वाई क्यूज करेंगे। ठीक है, इसका जो पेपर है 20 को होने वाला है, इसमें हम क्वेश्चन जो करेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद चैप्टर 1, थॉट्स ऑफ स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना। स्टार्ट। Lily wants to study the process of thinking and which field of psychology she choose। बताओ कौन सी साइकोलॉजी जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पर बात करती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग सब किस में आता है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। क्वेश्चन सेकंड, आई बिलीव people choose to live meaningful lives. I share many of the same beliefs as Carl Rogers. Carl Rogers का concept देखना किधर आता है? Most important, I believe many people have ability to reach self actualization and who I am। जिन्होंने एक concept दिया था self actualization का, वो कौन है? मास्लो। मास्लो और कार्ल रॉजर्स हैं जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दी थी। और मास्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और जो हमने नीड्स की थ्योरीज पढ़ी थी वो उन्होंने दी थी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि गेस्टाल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया है? मतलब एसोसिएटेड है मैक्स वेथनर। इसके अंदर 3 गेस्टाल साइकोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट तो मैक्स वेथनर हो गया, सेकंड हो गया कॉफकर कॉफकर एंड कोलर। ये 3 साइकोलॉजिस्ट थे, जिन गेस्टाल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने गेस्टाल का कॉन्सेप्ट दिया। और गेस्टाल साइकोलॉजी में होल चीज़ों को हम परसीव करते हैं rather than स्मॉल। ठीक है, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फाइव फिनोमिना। फाइव फिनोमिना में हम मूवमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि आप कोई ट्रेन में बैठे हैं, तो क्या आपको हमको ऐसा लगता है ना कि हम ट्रेन चल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हमको लगता है पेड़ भी बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट मूवमेंट हमारा हो रहा है, ट्रीज कहीं और, ट्रीज तो वहीं पर है। ये फाइव फिनोमिना। और फिर देन आता है हमारा, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जो है वो बुक किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स जो थे वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच से थे और उन्होंने कॉन्शियसनेस के बारे में बोला और उन्होंने बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड अ साइंस मेनली बिकॉज। अब इसके अंदर देखो, डायरेक्ट बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की जो बात है वो किसने की है? बिहेवियरलिज्म में वॉटसन ने इसको सपोर्ट किया है। वॉटसन द फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, इन्होंने बात की थी ऑब्जर्वेशन की, कि हम बिहेवियर को डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिहेवियर को शेप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और ये वॉटसन जो थे, जॉन वॉटसन, उन्होंने दिया था। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइंस इलेस्थेटिक साइकोलॉजी। कौन सी साइकोलॉजी होती है जिसके अंदर इसमें बात करते हैं हम? इसके अंदर आएगा एबनॉर्मल साइकोलॉजी, कि हम इसमें क्या कहते हैं, थेरेपी देते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर जो होते हैं उसके अंदर। तो आपको मैं इसके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है इसके अंदर। सो अब हम जब एनिमल इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो क्या होता है? एनिमल के
बिहेवियर पैटर्न्स को जो है उसमें हम पढ़ते हैं। बट ये ऐसी साइकोलॉजी है जो जिसमें हम साइको थेरेपी देते हैं। क्लाइंट यूज मोर देन वन थेरेपेटिक अप्रोच एंड मल्टीपल सेट्स ऑफ टेक्निक्स। इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की, इसमें मतलब एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है थेरेपी के अंदर, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज सेट्स ऑफ थेरेपीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, जिससे क्लाइंट्स की जो को हेल्प मिले और वो नॉर्मली हो। तो वो उसमें क्या आएगा आपका अब नॉर्मल बिहेवियर। अब नॉर्मल बिहेवियर के लिए भी तो आप थेरेपी दे रहे हैं। अब है साइकोडायनामिक साइकोलॉजी, फोकस मेनली ऑन आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अनकॉन्शियसनेस, डिजायर्स पर फोकस करते हैं। और मेजर क्रिटिसिज्म क्या था, एवान पावलोन थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पावलोन का क्रिटिसिज्म किया था। इट डिड नॉट टेक्स इनटू द अकाउंट ऑफ वॉलेंट्री बिहेवियर। यही होगा क्योंकि इन्होंने इनवॉलेंट्री बिहेवियर की बात की है। वॉलेंट्री बिहेवियर तो किसके अंदर आता है आपका, वॉलेंट्री बिहेवियर आता है हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ सारी की सारी चीज़ें हमें पता था रिफ्लेक्सेस पर डिपेंड है। रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन मतलब पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। देखो पहले हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशंस हमारे ब्रेन में जाती है, देन ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, देन वो आकर हमारे क्या कहते हैं मसल्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू मसल्स में जाती है। ठीक है, फिर हमारा जो मसल्स है उस पर रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका किसी ने आपका हाथ जल गया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिली ब्रेन को, क्योंकि आपने जैसे हाथ बर्निंग एंड सेंसेस क्या होगा आपके हाथ, जैसे कि फायर आपके हाथ में लगी, ये इंफॉर्मेशन आपका जो हैंड है स्किन है वो आपके ब्रेन को प्रोवाइड करेगी सेंसरी नर्व्स के थ्रू। देन मोड वहाँ पे ब्रेन प्रोसेस करेगा कि भाई डेंजर का साइन है, हाथ हटाने का जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे दे दिया जाएगा। तो क्या होगा, मोटर जो नर्व्स हैं वो ये इंस्ट्रक्शन लिखेगी बेटा हाथ हटा लो नहीं तो पूरा हाथ जल जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन मोटर नर्व्स के थ्रू मसल्स को मिलेंगी। जैसे ही मसल्स ने ये इंफॉर्मेशन रिसीव की वो फायर से हाथ हटा लेगा। ये जो बहुत स्लो प्रोसेस नहीं है, बहुत फास्ट होता है। तो इतना जैसे हम बात करें कि ऐसे होगा इतनी देर में तो हो जाता है। बट रिफ्लेक्सिव्स क्या होते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं ना इतना धीरे धीरे इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये इतना इतना जल्दी होता है कि ये प्रोसेस को ही वो अगर डेंजर सिचुएशन में हम इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सेस जो होता है वहीं पे रिएक्ट मतलब हमारे स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन वहाँ तक ही रिसीव करके वहाँ पे ही हम लोग उस पर रिएक्शन एक्शन कर लेते हैं। रिफ्लेक्सेस में क्या बहुत स्पीडली इनवॉलेंट्री इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंजर सिचुएशन है। लाइक यहाँ पे जैसे तुम्हें टाइगर लायन दिखा, टाइगर या लायन दिखा, तो ये नहीं कि पहले आप ब्रेन को बता दो कि ये जानवर दिख रहा है, क्या ये ब्रेन एनालाइज करेगा क्या ये हमारे लिए डेंजर है क्या डेंजर नहीं। पर देखते ही हमको रिफ्लेक्सेस दिख गए, भागो भाई भाग लेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं रिफ्लेक्सेस। तो इन्होंने डिड नॉट टेक इनटू द अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं वॉलेंट्री बिहेवियर नहीं दिया था इन्होंने, इन्होंने इनवॉलेंट्री बिहेवियर की बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वाज स्ट्रक्चरलिस्ट। स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, विलियम और वॉटसन। बिहेवियरिज्म विलियम जेम्स हो गया हमारे, फंक्शनिज्म और ये हो गए गेस्टाल, एंड देन लास्ट वन इज साइकोएनालिटिक। use of reward punishment and positive reinforcement an example field of
किसके एग्जाम्पल्स हैं? सारे के सारे बिहेवियरलिज्म के एग्जाम्पल। और ये देने वाले कौन है? स्किनर। स्किनर का कॉन्सेप्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है, या इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे इनवॉलेंट्री बिहेवियर्स होते हैं और हम रिवॉर्ड की वजह से, चाहे वो पनिशमेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, बट उसके लिए हम लोग कोई भी चीज़ को बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। अब है गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट बिहेवियरिज्म। ये जॉन वॉटसन, उन्होंने बोला मुझे स्पेशल कितने भी बच्चे दे दो, 12 दर्जन बच्चे ला के दे दो मुझको, मैं उनको गाइड करूँगा, रैंडमली चाहे कहीं भी असाइन कर दो, कुछ भी करो, मैं उनको डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, लॉयर बना सकता हूँ। ये वॉटसन का स्टेटमेंट और ये बिहेवियरलिज्म का स्टेटमेंट है, क्योंकि वो कहते हैं बिहेवियर को शेप कर सकते हैं, तो मैं इनको कुछ भी शेप करके बना रहा हूँ। और फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? विलियम वोन को कहते हैं, जिन्होंने फर्स्ट लैब बनाई थी जर्मनी के अंदर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। सबसे मेजर डिफरेंस बताइए आप स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में। देखो, स्ट्रक्चरलिज्म फर्स्ट है कि स्ट्रक्चरलिज्म एनालाइज ऑल मेंटल एलिमेंट्स व्हाइल फंक्शनलिज्म ओनली सम एलिमेंट्स, ऐसा तो नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव ऑल बिहेवियर स्टीम फ्रॉम द इवोल्यूशन प्रोसेस, ये तो है ही नहीं, क्योंकि इस पे हमारे विलियम जेम्स बिलीव करते थे, कार्ल चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, उस पर तो फंक्शनलिज्म बिलीव करता है ना, स्ट्रक्चरलिज्म थोड़ी ना करता। Structuralism wish to divide the mind into mental elements, while functionalists believe that behavior helps an organism to adopt। ये वाला आंसर ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शनलिज्म की बात है और उसमें जो अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट की बात है, ये क्या होता है? ये नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे ही रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। कि आपको कोई लद्दाख छोड़ के आ जाए बर्फ़ में और आपको आदत है रेगिस्तान और डेजर्ट की, बट आपको कोई लद्दाख में छोड़ दिए, तो आप क्या करोगे? अपने जीने के लिए चीज़ें सीख ही लोगे ना वहाँ, या वहाँ भी बिल्कुल जैसे आप लद्दाख डेजर्ट में रहते हो वैसे रहोगे नहीं ना, प्रिकॉशंस लोगे, जो जो चीज़ें करते हैं वो करने की कोशिश करोगे, अपने आप को बचाने की, सर्वाइवल की नीड्स के लिए लड़ोगे ना, करोगे तो सही ना कोशिश। तो ये बात करता है फंक्शनलिज्म की। और मेंटल डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स, जो मेंटल एलिमेंट्स हैं माइंड के, उसको डिवाइड करने की स्मॉल एलिमेंट्स की बात करता है स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है द आइडिया दैट साइकोलॉजी इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। जो साइकोलॉजी वो साइंटिफिक फैक्ट पर बेस्ड नहीं होती, ह्यूमन शॉर्टकम्स, बट इंस्टेड शुड फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस पर, तो हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं उस पर साइकोलॉजी अप्रोच है, बजाय एक साइंटिफिक फैक्ट्स ये सब की बात है। देखो, साइंटिफिक फैक्ट्स तो स्ट्रक्चरलिज्म की बात करता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट दिए हैं। कॉग्निटिव भी साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं। बिहेवियरलिज्म जो है वो हमारे एक साइंटिफिक फैक्ट ही है एक तरीके से, बट उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्वेशन की बात की है, एक्सपीरियंस की बात नहीं की है। तो फंक्शनलिज्म भी कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, तो एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। ह्यूमनिज्म जो है वो मेनली फोकस आपकी ह्यूमन एक्सपीरियंस पर ही है, कि आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वही आप समझते हैं, वही आप जानते हैं। दैट्स ऑल। फिर आता है हमारे क्लाइंट हु वर्क with their therapist to explore their past to discover the source of illness that would seek which type of therapy। देखो, हम जब अपने पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं और डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि सोर्स ऑफ इलनेस क्या है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एडिक्ट है, ठीक है, चाहे वो स्मोक करने में एडिक्ट हो, चाहे वो अल्कोहल ले रहा हो, ठीक है। मतलब कि ये एक इंसान है जो एडिक्शन है, एडिक्ट बंदा है, वो आया थेरेपी लेने। अब हमने ये जानना है कि इसका कारण क्या है। जो ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, शौक में तो नहीं कर रहा होगा, मे बी कोई पीछे कारण रहे होंगे, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। फिर हमें पता चला
मेरे भाई साहब का तो ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, इसलिए शौक में नए शौक पाल लिए, एक शौक बनाने के लिए। तो ये रीज़न जाना, तो इनकी पास्ट हिस्ट्री जानी हमने कि ड्यू टू पास्ट हिस्ट्री ये जो उनके एडिक्शन है ये यहाँ से आया है। तो ये इलनेस है ना हमारी, सिंपल सी बात है, जब आप एडिक्ट हो जाएंगे किसी चीज़ के तो खुद तो परेशान होंगे और अपने चारों तरफ जो लोग होंगे उन्हें भी परेशान करेंगे, प्यार से तो उनको भी नहीं रहने देंगे। तो द पास्ट से ये डिस्कवर किया हमने कि उनके पिछले कुछ महीनों में उनका ब्रेकअप हुआ, उनके पार्टनर ने उनको बहुत ही बैडली ट्रीट किया। बहुत सारे रीज़न है इसकी वजह से उनको एडिक्शन हो गया, क्योंकि वो उस मेमोरी को भुलाना चाहते हैं, इसलिए वो एडिक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, जब हम पास्ट की चीज़ों पर बात करते हैं तो साइको एनालिटिकल अप्रोच बात करती है। जो सेगमेंट फ्रॉइड थे वो यही तो बोलते थे कि सारी की सारी चीज़ें हमारी चाइल्डहुड से रिलेटेड है। उन्होंने कभी प्रेजेंट पे फोकस ही नहीं किया, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि प्रेजेंट रीजंस भी तो हो सकते हैं हमारी डिसेबिलिटीज़ के लिए। बट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमेशा प्रेजेंट पर फोकस करती है कि जो प्रेजेंट है हमारा उसकी वजह से कुछ रीज़न हो सकते हैं। कॉग्निटिव बात करती है कि हमारे बिहेवियर पैटर्न्स हमने कुछ ऐसे बना लिए हैं, स्कीमास कुछ ऐसे बना लिए हैं किसी चीज़ को लेकर, तभी हम ऐसे हैं। हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ आइडेंटिटी ऐसी हो गई। एलिसेटिक होता है उसमें तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ करते हो। बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कि आपके बिहेवियर हैं, आपने कुछ चीज़ को शेप ऐसा किया है जिसकी वजह से आप इलनेस है। जैसे कि फोबिया, कि फोबिया आपने क्या किया है, शेप किया है। फोबिया भी जैसे जैसे बाकी नॉर्मल बिहेवियर सीखते हैं तो आपने फोबिया भी सीख लिया, ठीक है। तो ये, बट पास्ट को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं तो साइको एनालिटिकल अप्रोच आती है। अब आती है साइको डायनामिक साइकोलॉजी, फोकस मेनली ऑन। अब साइको डायनामिक में किसका कॉन्सेप्ट आता है, थॉट इम्पल्सिव डिजायर बियॉन्ड द कॉन्शियस बीइंग। हमारे कॉन्शियस से बीइंग से बहुत दूर है हमारे थॉट्स और डिजायर। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे अनकॉन्शियस चीज़ें आती हैं। और फ्री विल्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो ह्यूमनिस्टिक बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट इन कंट्रोलिंग सेटिंग बिहेवियरिस्ट बात करते हैं। या हम इसको यहाँ पे कंट्रोलिंग सेटिंग्स है ना, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म आता है। द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस साइको, ये के अंदर न्यू साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट आता है। और प्रैक्टिकल इंट्रोस्पेक्शन की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म या बिहेवियरिज्म सकते हैं यहाँ पे। A developmental psychologist focused mainly on, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो किस पर फोकस करते हैं, बच्चे पे तो करते हैं। द मैनर इन विच चाइल्ड डेवलप द एबिलिटी टू स्पीक, लर्न, अंडरस्टैंड अराउंड हिज एनवायरनमेंट। चलो ये सोशल कल्चरल की बात होगी। द मेंटल प्रोसेस ऑफ यंग मैन अडॉप्ट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट की बात हो गई। आइडेंटिफाई द वंस इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स, experiments that emphasize actual behavior rather than control settings। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा द मैनर इन विच चाइल्ड डेवलप, किस तरीके से बच्चा डेवलप हो रहा है अपने इन्वायरमेंट में, हिज एंड हर इन्वायरमेंट, उसकी बात करेंगे। देखो फर्स्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ कॉन्शियस एक्सपीरियंस तो हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉन्शियसली बच्चे का डेवलपमेंट तो नहीं देख रहे हैं। थर्ड है कि मेंटल प्रोसेस हेल्प यंग पीपल टू अडॉप्ट इन हिज और इन्वायरमेंट। क्या मेंटल प्रोसेस जो है ये एक यंग बच्चे का, वो रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट अडॉप्ट करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स है ना, हेरिडिटी भी तो इंसान की है, सिर्फ मेच्योरिटी ही इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए थोड़ी ना हेल्प कर रही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, ऐसा भी नहीं है कि आप एक इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करें उस पर रिस्पॉन्स करें। क्या एक्सपेरिमेंट्स दैट एक्चुअली एम्फोसाइज करते हैं, एक्चुअल बिहेवियर पे एम्फोसाइज करते हैं क्या, rather than कंट्रोल सेटिंग नहीं है, तो क्या होगा। मैनर इन विच चाइल्ड डेवलप एबिलिटी स्पीक, आप इसमें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स बात करें, इसमें तो आपकी लैंग्वेज की थ्योरी, कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कि आप दूसरे से बात करें तो क्या होगा, सोशल कॉन्सेप्ट, तो पूरा विकास होगा ना, और वो धीरे धीरे इस चीज़ पर होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इसकी बात करता है। फिनोमिनोलॉजिकल इज डिफाइंड, बेस्ट डिफाइंड। फिनोमिनोलॉजिकल आप कैसे डिफाइन करेंगे, नेचर एंड अनएनालिटिकल परसेप्शन, नो। थिंकिंग एंड मेमोरी, कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट है। स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ, लैंग्वेज डेवलपमेंट तो नहीं है। प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंट पैटर्न एंड ऑर्गेनाइज सेट,
तो फिनोमेनोलॉजिकल भी यही कहता है कि आपका एक्सपीरियंस टूवर्ड्स थिंग्स क्या होता है, तो आपका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड मेमोराई ही होगा। क्योंकि ये जो फिनोमेना का कॉन्सेप्ट है ना, ये कार्ल रॉजर्स के थ्योरी में आता है कि आप चीज़ों को खुद के लिए कैसे आपने उसका फिनोमेना मतलब एक्सपीरियंस क्या बनाया है, आपने किस तरीके से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं फिनोमेनोलॉजिकल। और ये कार्ल रॉजर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम एक तरीके से क्वालिटेटिव मैथड है टू स्टडी ह्यूमन बीइंग। थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ये एक साइकोलॉजी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इसके अंदर हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आते हैं, मतलब खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गए आपके। इट अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी subject matter attempt to explain experience from point of view of subject analyze। आप है ना पॉइंट इसमें सब्जेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द मीनिंग एंड वैल्यूज इज द लिव्ड एक्सपीरियंस। मतलब आपने जिस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में आपके क्या अप्रोच है, इसकी बात करते हैं। तो आप क्या होगा, वो आपकी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग और उस पर डिपेंड होगा ना कि आप कैसे सोच रहे हैं। देन आता है हमारे टर्म ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी में क्या आएगा, आपकी जीन्स और नर्वस सिस्टम की बात की जाएगी। एग्रेशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर, तो मतलब इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं वैसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर कि एग्रेशन के पीछे कौन कौन सी बायोलॉजी जुड़ी हुई है, सेक्सुअल बिहेवियर के पीछे क्या बायोलॉजिकल है। जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर के पीछे भाई आपके बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी भी सेम चीज़ है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलेटेड होते हैं हमारी एंजाइटी डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्रग्स ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ट्रीटमेंट मतलब जब हम मतलब ड्रग्स ट्रीटमेंट की बात करें तो भी आ सकता है इसमें फार्मेसी, बट जीन्स और नर्वस सिस्टम तो इम्पोर्टेंट कंसर्न करता है इसके अंदर। इसमें स्टार्टिंग चीज़ें ही जब हम बायो पढ़ते हैं तो इनके बारे में ही पढ़ते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी में क्या करते हैं हम किसी एक इंडिविजुअल की डेप्थ स्टडी करते हैं, सब कुछ उसका बैकग्राउंड, उसके डिसेबिलिटी का डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटी का रीज़न, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन क्या है, द प्राइमरी टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू अनकॉन्शियस और ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन की जब बात कर रहा है तो ये साइको एनालिटिकल अप्रोच है। तो स्टडी डन ओवर एंटायर लाइफ स्पेन ऑफ इंडिविजुअल एंड गिवन साइकोलॉजिकल डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वन साइकिक। अब इसके अंदर ये ठीक है कि एक ही इंसान की बात की जा रही है और उसी के हम डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इंडिपेंडेंट स्टडी यूज आउटसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट, नहीं ऐसा भी नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एरियस एज एट, ये तो डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट पे हम क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं। और ये नेचुरल इन्वायरमेंट की जब बात कर रहा है तो ये इन्वायरमेंटल सा जो सेकेंड डीप पोर्शन है ना, ये हो गया आपका क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन की बात की है इसमें। और स्टडी टू देन अब हम पढ़ते हैं हमारे, चलो इस सेक्शंस के तो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन की अब हम इसकी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड follow me on Telegram, Instagram. Thank you so much.